आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर संख्या 15 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र या व्यापक अर्थशास्त्र। इंग्लिश में इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। तो पहला प्रश्न होगा, व्यापक अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। आपका उत्तर होगा, व्यापक अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के सभी इकाइयों का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल निवेश, कुल उपभोग इत्यादि। दूसरा प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता को लिखें। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता को लिखें। उत्तर होगा, समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन करता है। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। यह समस्त आर्थिक चर का अध्ययन करता है और यह सभी उपकरण या समष्टि उपकरण का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र के या व्यापक अर्थशास्त्र के विषय वस्तु को लिखें। अब लिखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1, आय एवं रोजगार का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत, व्यापार चक्र का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत, वितरण का समष्टि सिद्धांत। अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है। चौथा नंबर प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है। का उत्तर होगा, समष्टि अर्थशास्त्र का किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित महत्व है। नंबर 1, सरकार के आर्थिक नीतियों के निर्धारण में, आर्थिक विकास के निर्धारण में, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन में और अंतर्राष्ट्रीय तुलना का आधार। पांचवा प्रश्न है, घिसावट या मूल्यह्रास से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा, उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों में होने वाली टूट फूट को हम मूल्यह्रास या घिसावट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, व्यापक अर्थशास्त्र की सीमाओं को लिखें। व्यापक अर्थशास्त्र के सीमाओं को लिखें। आपका उत्तर होगा, व्यापक अर्थशास्त्र के सीमा अर्थात दोष निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास अर्थात व्यक्तिगत इकाइयों के व्यवहार के जोड़ को कुल आर्थिक व्यवहार के समान मान लेना उचित नहीं है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि जो बात एक व्यक्ति के विषय में सत्य हो वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए भी सत्य हो। दूसरा, व्यक्ति और समाज की बचतें अर्थात एक व्यक्ति की दृष्टि में बचत करना अच्छा गुण माना जाता है, लेकिन यदि राष्ट्र के सभी व्यक्ति बचत करने लगे तो यह देश के लिए अभिशाप साबित होगा। तीसरा, बैंक जमा संबंधी खतरा अर्थात एक व्यक्ति बैंक से रुपया निकालने लगे तो कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन बैंक के सभी ग्राहक एक साथ रुपया निकालने लगे तो बैंक फेल हो जाएगा। व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण समाज पर ध्यान दिया जाता है, जबकि व्यक्तिगत इकाइयों के या छोटे छोटे समूह जिनसे समाज या अर्थव्यवस्था की रचना होती है की अवहेलना की जाती है। अगला प्रश्न है, 7वां नंबर प्रश्न है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें। आप लिखेंगे, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित अंतर है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि व्यापक अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। दूसरा अंतर है,
सूक्ष्म अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार के मान्यता पर आधारित है, जबकि व्यापक अर्थशास्त्र अपूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। तीसरा अंतर है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को कीमत निर्धारण सिद्धांत भी कहते हैं, जबकि व्यापक अर्थशास्त्र को रोजगार निर्धारण का सिद्धांत कहते हैं। पांचवा अंतर है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन अपेक्षाकृत सरल है, जबकि व्यापक अर्थशास्त्र का अध्ययन बड़ा ही जटिल है। अगला अंतर है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति है, जबकि व्यापक अर्थशास्त्र का मुख्य उपकरण समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति है। आठवां प्रश्न है, अंतिम उत्पाद या मध्यवर्ती उत्पाद में अंतर स्पष्ट करें। अंतिम उत्पाद और मध्यवर्ती उत्पाद में अंतर स्पष्ट करें। आपका उत्तर होगा, अंतिम उत्पाद और मध्यवर्ती उत्पाद में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, अंतिम उत्पाद का मतलब उन वस्तुओं से है जिनका प्रयोग उपभोक्ता द्वारा होता है और उन्हें फर्म द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में प्रयोग में नहीं किया जाता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तु फर्म का एक ऐसा उत्पाद है जिसे दूसरी वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा अंतर है, अंतिम उत्पाद को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है, जबकि मध्यवर्ती उत्पाद को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। और 9वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर स्पष्ट करें। स्टॉक एवं प्रवाह में अंतर स्पष्ट करें। आपका उत्तर होगा, स्टॉक का अर्थ किसी एक समय विशेष बिंदु पर मापी जाने वाली आर्थिक चर की मात्रा है, जबकि प्रवाह का अर्थ एक आर्थिक चर की वह मात्रा है जिसे किसी समय अवधि के दौरान मापा जाता है। दूसरा अंतर है, स्टॉक का कोई समय परिमाण नहीं होता है, जबकि प्रवाह का समय परिमाण होता है। तीसरा अंतर है, स्टॉक एक स्थैतिक अवधारणा है, जबकि प्रवाह एक गत्यात्मक अवधारणा है। ये रहा अर्थशास्त्र चैप्टर संख्या 15 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर। धन्यवाद।